हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो ये प्रयास सीरीज जो है ये एनएससीजेएस 2024 के लिए फिजिक्स कवर करती है। इस सीरीज पे ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम अभी फिलहाल इस टॉपिक पे हम रोटेशन को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अब आज के लेक्चर में मैं आपको टॉर्क के बारे में सिखाऊंगा। तो रोटेशन में हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर इक्विलिब्रियम एंड कैलकुलेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं कि आज हम कहां तक कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ टॉर्क। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम टॉर्क के बारे में सोचें तो कुछ चीजें हमारे माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं टॉर्क के बारे में सोच रहा हूं या मैं टॉर्क के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये करने के लिए भी मेरी थॉट प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, मैं पहले वो बताता हूं आपको। तो टॉर्क जो है, टॉर्क इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क जो है ये एक फोर्स का इफेक्ट होता है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं तो ये टॉर्क किसी ना किसी फोर्स ने प्रोड्यूस किया होगा। एक या तो एक फोर्स हो सकता है या मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, हर एक फोर्स अपना एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको कैसे यूज करना है वो तो बात की बात है, पहले हम उसको कैलकुलेट करना सीखें। तो टॉर्क इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब किस टाइप का इफेक्ट है तो मैं वो बताता हूं। टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, तो ये बात याद रखिए। ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इस बात को अपने दिमाग में रखिए, आप जब जैसे जैसे पढ़ेंगे टॉर्क को आप समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं टॉर्क के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फोर्स एक क्वांटिटी है जो मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि देयर हैज टू बी अ फोर्स जो कि टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। देन whenever we speak of torque, it calculated can be calculated about a point or an axis। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि एक फोर्स लग रहा है किसी एंटिटी पर कहीं पर, उस फोर्स का हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये एक मुद्दा है। ये टॉर्क हम किसके अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन मेरी लैंग्वेज पर फोकस करिए अभी आप। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, कीप फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज। कि जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे देयर विल बी अ फोर्स जिसकी वजह से कैलकुलेशन हो रही होगी या जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। और यही फोर्स अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, या अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें टॉर्क कितना होगा ये क्वेश्चन करने से पहले ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो किस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट टॉर्क की कैलकुलेशन हो रही है, ये बात, तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तब तुम्हारा थॉट, जो तुम्हारा टॉर्क के बारे में थॉट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कैलकुलेटिंग टॉर्क ऑफ अ गिवन force of a given force about a chosen point P। मतलब हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया है, तो अब सिचुएशन को ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसपे कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स मान लो कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज द फोर्स वेक्टर। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि भाई तुम इस फोर्स का की वजह से मे बी दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, तो पी पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालो। ठीक है, हमसे ये कह दिया गया है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मतलब कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी नीड। हमें चाहिए होगा जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमें चाहिए होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पी के रेस्पेक्ट में। इसको मैं आर वेक्टर कह देता हूं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आर वेक्टर? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? वो पॉइंट जिसपे फोर्स लग रहा हो। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू पी। पी वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हमें इस आर वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें आर वेक्टर पता है तो टॉर्क, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज टाउ। ठीक है, ये टाउ एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है या उसकी जो डेफिनेशन है, दिस इज आर क्रॉस एफ। नाउ रिमेंबर कि टॉर्क क्योंकि
क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइंड है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, आर विल कम बिफोर एफ। ठीक है, इफ यू राइट इट एज एफ क्रॉस आर देन इट बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट लेते वक्त ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर रिवर्स कर देने से एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, विच बेसिकली मेक्स इट अ डिफरेंट थिंग और विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पर टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो आर क्रॉस एफ होगी। यहां से हमें क्या क्या पता लग रहा है, हमें एक तो ये पता लग रहा है दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें पता लग रहा है। और हमें क्या पता लग रहा है, और हमें पता लग रहा है कि टॉर्क की जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट इज न्यूटन मीटर। नाउ नोटिस दिस दैट न्यूटन मीटर इज द सेम यूनिट एज जूल। ठीक है, बट इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्वांटिटी, इट इज नॉट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक कल को तुम्हारे दिमाग में ये बात आने लगे कि इसकी जो यूनिट है वो जूल से मैच हो रही है, वन जूल इज ऑल्सो वन न्यूटन मीटर, तो टॉर्क में भी सम काइंड ऑफ एनर्जी। नो, इट इज नॉट। ठीक है, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी फ्रॉम एनर्जी, बिकॉज एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से भी तुम हिंट ले सकते हो कि ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो इट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑल टुगेदर, सो कीप दैट इन माइंड। ठीक है, it's also a good example to remember that there can be two different physical quantities with the same dimensions. Like dimension chapter जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि is it possible for two different quantities to have the same dimensions? The answer is yes, and the example is torque and energy. ठीक है, तो चलो ये हमने टॉर्क की बात कर ली, अब हम वापस कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो टॉर्क को मैंने जो डिफाइन करा, ठीक है, टॉर्क मैंने लिखा आर क्रॉस एफ, विच मीन्स कि अगर मैं टॉर्क का केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, वेर थीटा वुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। नाउ यू रिमेंबर ये दोनों वेक्टर्स क्योंकि को टर्मिनस है, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा दिस विल बी थीटा। ठीक है, और अगर मैं एफ जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है उसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल बन जाएगा पाई माइनस थीटा। और एक और चीज नोट करो कि साइन थीटा जो होता है वो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ अगर आर है और इस एंगल का साइन ले रहे हैं तो आर साइन ऑफ दिस एंगल, लेट मी कॉल दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर साइन अल्फा। एंड नोटिस करो कि ये पूरी लेंथ अगर आर है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो आर साइन अल्फा का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको मैं डी लिख देता हूं तो इट सिंपली बिकम्स एफ डी। ठीक है, मतलब देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू नोट हियर कि टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट जब अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन वाइज तो आर क्रॉस एफ है, मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पी से, ये मैटर करता है। एक्चुअल में आर की वैल्यू मैटर नहीं करती, या यूं कह लो कि आर तो बड़ा भी हो सकता था। ये फोर्स अगर यहां पे लग रहा होता, सपोज ऐसे लग रहा होता, एक डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती, ठीक है, तो भी ये सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर देता पी के अबाउट। ठीक है, मैं इस बात को और थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी एंड लेट्स से दिस इज अ चोजन लाइन। हमने कहा भी तुम्हें जो भी फोर्स लगाना है तुम लगाओ, लेकिन वो इसी लाइन पे लगेगा। ठीक है, तो सपोज तुमने कहा कि भाई मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं एक मिनट बच्चों, हाँ, तुमने कहा कि भाई मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस लाइन पे यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, यानी कि ये एक पॉइंट है, सपोज इस पे लगाना चाहता हूँ। फिर तुमने कहा नहीं 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 नहीं, मैं वाई पॉइंट पे ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तुमने कहा नहीं 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 नहीं, मैं जेड पॉइंट पे 10 न्यूटन का। इन सारे केसेस में पी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और वो कितना है, तो सपोज करो ये डिस्टेंस, सपोज कर लो अगर 2 मीटर है, ठीक है, तो टॉर्क अबाउट पी इन ऑल द केसेस इज 20 न्यूटन मीटर। ये मैं डायरेक्शन की बात कर, सॉरी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात देखो क्लियर है क्या, मतलब कि ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब तुम एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या होती है लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली यही होती है जो मैंने बना रखा है, दैट मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ओके, फॉर ऑल द थ्री फोर्सेस दैट आई हैव डिपिक्टेड हियर। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन का पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के ऊपर टॉर्क की वैल्यू डिपेंड करती है। चलो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ से चेक करूं, जैसे इस फॉर्मूले में देखो, तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, आर इज द फर्स्ट वेक्टर विच इज रिटन। तो अगर मैं इनको को टर्मिनस को इनिशियल बना दूं, जैसे आर को इधर शिफ्ट कर दूं और एफ को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ये एफ हो गया, या
अगर मान लो शिफ्ट नहीं भी करे, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जो वेक्टर पॉइंट कर रही है उससे जो वेक्टर बाद में पॉइंट कर रही है उसकी तरफ अगर अपनी फिंगर को घुमाते हो, ठीक है, थ्रू द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो ऐसा करते समय तुम्हारा थंब जिधर पॉइंट करता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में द टॉर्क इज आउटवर्ड, इट इज आउट ऑफ द स्क्रीन। सो अगेन टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। आई होप आपको एक्सियल वेक्टर याद हो। एक्सियल वेक्टर की बात मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी जब मैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपको बता रहा था, सर्कुलर मोशन चैप्टर का, प्रोबेबली द लास्ट सेशन इट वाज जिसमें मैंने ये बताया था। तो आप सेम सीरीज में सर्कुलर मोशन का जो लास्ट लेक्चर आप उसको ट्राई कर सकते हो, वहां पे मैंने बताया था कि एक्सियल वेक्टर क्या है। तो अगर जैसे आर क्रॉस एफ आउटवर्ड है, इसका मतलब जो रोटेशन का सेंस बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी और ये मैं तुमको एक दूसरा तरीका बताता हूँ सोचने का। तुम ये इमेजिन करो कि अगर तुम पी पे खड़े हो, ठीक है, अगर तुम पी पे खड़े हो और कोई इस लाइन पे फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी मान लो मूव कर रहा है या कोई कार पास कर रही है, और तुम उसका वीडियो शूट कर रहे हो, तुम उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसका कंटिन्यूअसली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें अपना कैमरा घुमाना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा कैमरा घूमेगा वही टॉर्क का सेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कार पहले यहां थी, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर समझ आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, तो पहले कैमरा इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, तो तुम्हारा कैमरा ऐसे घूम रहा है। तो दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो तुम जिस पॉइंट पर के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट पे खड़े होकर अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग कोई कार मूव कर रही है, तो उसका वीडियो बनाने के लिए तुम्हें जैसे घूमना पड़ेगा, दैट इज द सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमने टॉर्क की बात कर ली है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि अ फोर्स विच इज गिवन बाय लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5, ऐसे रैंडम लिख लिया मैंने, दिस मच न्यूटन। ठीक है, दिस एक्ट्स ऑन अ पॉइंट, इट एक्ट्स ऑन अ पॉइंट which is given by 3 comma 4 comma 2, let's say। ठीक है, कैलकुलेट टॉर्क, calculate torque about, let's say, a different point. Let that point be -1, 3 and let's say -4। ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम P रख देते हैं, ये पॉइंट का नाम X रख देते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि X एक पॉइंट है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो भी है, और एक P एक डिफरेंट पॉइंट है। हमने कहा कि भाई तुम P के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो देखो, मुझे क्या चाहिएगा, मुझे पी से एफ पे डाला गया जो वेक्टर है वो चाहिएगा। और ये वेक्टर अब हम कैसे लिखेंगे? तो ये आर वेक्टर ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ये लिखा जाएगा आर एक्स, ठीक है, आर एक्स वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर। ठीक है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करो तो 3 - -1 विल बिकम 4i कैप। ठीक है, फिर 4 - 3 विल बिकम जे कैप, और उसके बाद 2 - -4 विल बिकम 6k कैप। सो दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर तुम्हारे पास है ही, तो टॉर्क को हम लिख देंगे आर क्रॉस एफ। आई होप आपको याद हो कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते वक्त हम डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पहले जो वेक्टर लिखा रहता है उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो सेकंड रो में आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 6, फोर्स वेक्टर है 3 4 2, नहीं, 2 3 - 5, तो 2 3 - 5। अब हमें बस ये कैलकुलेशन पूरी करनी है, तो मैं कर देता हूं। तो मैं सबसे पहले आई लिखूंगा, और आई का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 1 × -5, -5 -18, -5 - 18 विल बिकम -23। फिर माइनस जे लिखूंगा, अब इसका कोएफिशिएंट बनेगा -20 -12, तो ये हो जाएगा -32। फिर मैं के लिखूंगा। ठीक है, हाँ, और के का कोएफिशिएंट बनेगा 12 - 2 यानी कि 10। सो द आंसर वुड बी -23i कैप प्लस 32j कैप प्लस के कैप इंटू 10। ठीक है, वॉट एवर द यूनिट्स आर, जैसे अगर इफ एवरीथिंग वाज इन एसआई यूनिट देन दिस एंटायर थिंग विल बी इन न्यूटन मीटर। तो ये तो बड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि मैथमेटिकली चीजें गिवन थी, हमने कर दिया, हो गया है क्वेश्चन तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, कि सपोज हमने लाइन ऑफ एक्शन, इसको मैं एलओए कह देता हूँ, लोआ। तो लाइन ऑफ एक्शन पर ही अगर मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पर सपोज मैंने एक पॉइंट चूज करा और उसके अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या होगा? जैसे
सपोज इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट चूज करा P और फोर्स था ये, ठीक है, तो व्हाट विल बी द टॉर्क अबाउट P? ठीक है, द आंसर वुड बी जीरो। व्हाई? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है, ठीक है, वो जीरो है, देयरफॉर torque will be zero. All right, now let's talk about torque of a given force. Okay, torque of a given force about a chosen axis. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है कंसिडर करने के, ठीक है, मतलब वंस यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट आर द पॉइंट्स टू कंसिडर? ओके, तो सबसे पहले you have to think about plane of line of action and chosen axis। इसके बारे में सोचो तुम, ठीक है, जैसे दो chosen line, जैसे line of action is a line and axis is also a straight line, so two lines can either be in the same plane or they may be in different plane, ठीक है, so they may be coplanar which means that they are in same plane or they may be non coplanar, ठीक है, और कोप्लेनर में भी दो कंडीशन राइज हो जाती हैं, दे मे बी पैरेलल, ठीक है, और दे मे नॉट बी पैरेलल। तो अगर वो पैरेलल नहीं हुई लेकिन एक ही प्लेन में है तो वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट तो कर ही जाएंगी, ठीक है, बस तुम्हें हो सकता है कि उनको एक्सटेंड करना पड़े, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे सपोज अगर को प्लेनर है तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, और द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट दे आर नॉट पैरेलल। if they are not parallel, if you extend them to sufficient length, they are bound to intersect at some point, ठीक है, हमको जितना सेगमेंट दिखा रखा हो लाइन ऑफ एक्शन का और एक्सिस का, वो सेगमेंट अगर इंटरसेक्टिंग नहीं भी दिख रहा है लेकिन अगर कोप्लेनर है और पैरेलल नहीं है तो they are bound to intersect provided you extrapolate them sufficiently, you draw them to sufficient length and you will find intersection. In both these scenario the torque is zero, ठीक है, in both this scenario the torque of the force about the axis is zero। तो तुम यहीं पे सीधा जीरो लिख सकते हो कि केस चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों केस में टॉर्क जीरो हो जाता है, ठीक है, और इस केस में जो होता है टॉर्क नॉन जीरो होता है, तो हमें यही केस सीखना है देखा जाए तो, ठीक है, तो पहले मैं तुमको ये बात विश्वास दिलाता हूं कि अम, ये जो कोप्लेनर वाला केस है उसमें टॉर्क जीरो कैसे हो जाता है, या मैं तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ, तुम ये बात जानते हो, तुमने कभी हो सकता है नोटिस ना करा हो लेकिन तुम ये बात जानते हो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो उसके लिए यू गाइस, यू पीपल इमेजिन अ डोर, ठीक है, एक डोर इमेजिन करो, ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में श्योरली डोर तो होंगे ही, तो ये जो डोर होते हैं इनकी फिटिंग जाके अगर तुम नोटिस करो, ठीक है, कुछ थिकनेस होती है इनकी, ठीक है, तो ये जो डोर होते हैं कोई सा भी डोर हो, ठीक है, वो ऐसे हिंजेस पे लगा हुआ होता है क्या? नोटिस करो यहाँ पे हिंजेस होते हैं, मतलब कि एक एल शेप का मेटेलिक चीज होती है या कुछ भी जो कि मतलब डोर को होल्ड करता है, मतलब विच अलाउज द डोर टू रोटेट, मतलब ये डोर इस तरीके से फिटेड होते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब कि इनकी फिटिंग इस तरह से की जाती है कि ये एक स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सके, ठीक है, और वो एक्सिस कौन सी होती है? वो एक्सिस वो होती है जिसपे हिंज लगे हुए होते हैं, ठीक है, सो दिस डोर इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ओनली, यहाँ पे जनरली डोर नॉब होता है, ठीक है, तो नोटिस करो हमने फिटिंग करके एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया है। नाउ इफ द डोर विल रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, एंड टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस इट विल नीड अ नॉन जीरो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, इसको नॉन जीरो टॉर्क मिलना चाहिए। तुम अगर जाके डोर नॉब को पकड़ के, ठीक है, डोर नॉब को पकड़ के अगर तुम नीचे की तरफ फोर्स लगाओ, सपोज अगर डोर के दोनों तरफ नॉब है, यहाँ पे भी और पीछे की तरफ भी है, ठीक है, तो तुम दोनों तरफ पकड़ के अगर डाउनवर्ड फोर्स लगा दो नीचे की तरफ, ठीक है, आर यू एक्सपेक्टिंग द डोर टू रोटेट? ठीक है, आर यू एक्सपेक्टिंग, अनलेस सी तुमने अगर परफेक्टली वर्टिकल फोर्स लगा दिया है, या यूं कह लो कि तुमने जो फोर्स लगाया है अगर वो एक्सिस के एकदम पैरेलल है, यू विल नॉट फाइंड द डोर टू रोटेट। हाँ, तुमने अगर थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगा दिया है, ठीक है, अगर फोर्स का कुछ कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल तो देयर आर चांसेस, बट तुम अगर परफेक्टली वर्टिकल फोर्स लगाओगे इस डोर के ऊपर, ठीक है, तो डोर रोटेट नहीं करेगा, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इन फोर्सेस ने उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये पैरेलल थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम ऐसे फोर्स लगाने की जगह
तुम अगर ऐसे फोर्स लगाने की जगह सपोज तुमने ऐसे फोर्स लगा दिया, दोनों नॉब को पकड़ के तुम एक्सिस से सीधा दूर की तरफ खींचो, रेडियली अवे फ्रॉम द एक्सिस, you pull, you try to take the door knobs away from the axis, even this will not lead to any kind of rotation of the door. Why? Because again the line of action of the force, ठीक है, जैसे तुमने दोनों डोर नॉब को पुल कर रखा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है इनके मिड पे मान लेंगे, सो दिस इंटरसेक्ट्स विद द एक्सिस, ठीक है, दिस इंटरसेक्ट्स विद द एक्सिस, इसलिए कोई रोटेशन नहीं हो रही। तो एग्जैक्टली रोटेशन होगी कैसे? रोटेशन तब होती है जब हम नॉर्मली डोर पे जैसे फोर्स लगाते हैं, जैसे जो हमने बचपन से सीख लिया है, इसलिए लगता है यूजुअल लगता है कि हम उसको क्वेश्चन भी नहीं करते कि हम डोर को ऐसे क्यों पुश करते हैं, मतलब कि डोर नॉब को हम सीधा या डोर का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर हम अपना हाथ रख के धक्का देते हैं, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो नोटिस करो कि तुम्हारा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब एक्सिस अगर वर्टिकल है तो तुम्हारा फोर्स ऐसे है, यू सी दिस, ठीक है, इस सिचुएशन को स्क्यू कहते हैं, स्क्यू, ठीक है, इसको कहते हैं स्क्यू। तो दीज आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर टॉर्क जनरेट होता है। अब इस सिचुएशन में भी जो टॉर्क अबाउट एक्सिस होता है कैसे कैलकुलेट होता है? तो लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस से, फोर्स उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो आ रहा है क्या समझ में? मतलब हम जब पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे थे तब भी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट प्ले कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। जब हम एक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी इस एक्सिस और जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रोल प्ले करने वाला है। और टॉर्क की कैलकुलेशन वही एफ क्रॉस डी होती है। और डायरेक्शन या सेंस डिसाइड करने का वही तरीका है, जैसे इस केस में यू कैन इजीली डिसाइड कि ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएगा, ठीक है, तो अगर ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, मतलब कि रोटेशन के सेंस में राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आ रहा है बच्चे यहां तक समझ में? ठीक है, अच्छा, इस फिगर को अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें दिखाई कैसा देगा? हमें ये पूरी की पूरी एक्सिस एक डॉट की तरह दिखाई देगी। ये जो गेट है, इस गेट की अगर मैं नेमिंग कर दूं, जैसे इस कॉर्नर का नाम ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम सी रख दूं और इसका नाम डी रख दूं, तो मुझे ए पॉइंट यहां दिखाई देगा, ठीक है, मुझे बी पॉइंट यहां दिखाई देगा, बी के पीछे सी हिडन होगा और ए के पीछे डी हिडन होगा। और ये जो फोर्स जो जिसने टॉर्क प्रोड्यूस करा है वो फोर्स मुझे ऐसे लगते हुए दिखाई देगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसको कहूंगा, ठीक है। तो जो एक्सिस है वो मुझे पॉइंट की तरह दिखाई देगी। तो बच्चों ये जो व्यू है इसको केयरफुली नोटिस करो, क्योंकि जब तुम रोटेशन चैप्टर पढ़ने जाओगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन के अंदर यही वाला व्यू गिवन होगा, या इसी व्यू से सोचने पर तुम्हें सबसे ज्यादा कन्वीनियंस होगी। मतलब कौन से व्यू की बात कर रहा हूं मैं? जिसमें कि एक्सिस, जैसे इफ दिस पेन इज द एक्सिस, तो एक्सिस को हम ऐसी जगह से देखते हैं कि वो हमें डॉट की तरह नजर आए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फिगर फॉर अस टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये जो डिस्टेंस दी है ये क्लियरली दिखाई देता है, इसलिए इट इज द इजीएस्ट डायग्राम फॉर अस टू ड्रॉ टू कैलकुलेट द फोर्सेस। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझे? जैसे चलो अब मैं कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे आ, ये गेट वाली सिचुएशन ही करते हैं। सपोज ये एक डोर था, ठीक है, ये डोर था, ठीक है, और ये एक्सिस है डोर की, ठीक है, ये डोर की एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं व्यू टॉप का ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। हम देख यहां से रहे हैं, तो यहां से देखने पे अगेन ये वो सेम चीज बना लेता हूं मैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहां से देखने पर हमें कैसा व्यू मिल रहा है मैं वो ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। हमें कुछ ऐसा व्यू मिलेगा कि ये डोर है, ठीक है, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सी, ये डी। इस डायग्राम में मैंने अभी तक फोर्स नहीं दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूँ फोर्स। तो फोर्स मान लेते हैं कि अम, ऐसे लगा रखा है हमने, एंड दिस एंगल इज 37, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना देंगे, ठीक है। नोटिस करो, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स बना देंगे। जैसे एक कंपोनेंट हो जाएगा ये जो कि होगा एफ साइन 37 विच इज F3/5, एक कंपोनेंट होगा ये जो कि होगा एफ कॉस। अब ये नोटिस करो कि ये वाला कंपोनेंट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये तो एक्सिस से इंटरसेक्ट कर गया, लेकिन F3/5 प्रोड्यूस करेगा। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? F × 3/5 × 3, ठीक है, तो 1.85 F। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है यहाँ तक बच्चों?
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क की कैलकुलेशन का प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, आ, इसके लिए सपोज मैं एक सिचुएशन करता हूं। ठीक है, आसान सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। ये एक डिस्क है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक छोटी डिस्क की वेल्डिंग कर दी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने छोटी, और इन दोनों छोटी डिस्कों को हमने एक एक्सिस पे डाल दिया है। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये दोनों डिस्क जो हैं ये मासलेस है। इनको मासलेस मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बड़ी डिस्क के ऊपर एक रस्सी को लपेटा। ठीक है, इस बड़ी डिस्क के ऊपर रस्सी को लपेट दिया है। ठीक है, और फिर इस रस्सी से हमने एक मास साइन कर दिया है जो कि 10 kg का है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगर इस 10 kg को छोड़ देंगे तो ये तो नीचे गिरने लगेगा, और जो पुली है वो पुली घूमने लगेगी। तो हमने क्या किया, हमने इस छोटी डिस्क के ऊपर भी एक रस्सी लपेट के ऐसे मास को लटका दिया है। ठीक है, और ये मास एम था, हमें नहीं पता कितना था ये। ठीक है, और हमको ये बता दिया गया है कि इसका रेडियस अगर आर है तो बड़ी वाली का रेडियस 2r है। ठीक है, और हमको बता दिया गया है सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब नथिंग इज मूविंग। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि एम निकालो, ये एम की वैल्यू निकालो। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मतलब जो आइडियाज हैं, मतलब हाउ डू वी स्टार्ट सच क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आर्ग्यू दैट सिंस सिस्टम इज एट रेस्ट, okay, since system is at rest, okay, it means that net torque should be zero। ठीक है, नेट, अब नेट टॉर्क अबाउट व्हाट। ठीक है, तो इजीएस्ट है नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस विल बी जीरो। यहां पे इजीएस्ट है ये जो एक्सिस है। ठीक है, तो नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब उसको, इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम एफबीडी बनाएंगे। तो अगर मैं डिस्क का एफबीडी बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं डिस्क का एफबीडी, ठीक है, तो बच्चों याद करो एफबीडी बनाने के रूल। हम सबसे पहले इस डिस्क को आइसोलेट करेंगे। जब मैं इसको आइसोलेट करने जाऊंगा तो मुझे दोनों थ्रेड्स को कट करना पड़ेगा। तो इस थ्रेड की टेंशन को T1 मान लेते हैं, इस थ्रेड की टेंशन को T2 मान लेते हैं। हो गया क्या? हो गया क्या? इतना ही, ऐसा नहीं है, इस डिस्क का कॉन्टैक्ट एक्सल पे भी है। तो एक्सल जो है, एक्सल ने कुछ फोर्स लगा रखा होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा हमें ये भी नहीं पता, मतलब वो टेढ़ा भी हो सकता है। तो जब हमें किसी फोर्स की या किसी भी वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड पता होता है ना डायरेक्शन पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी रैंडम डायरेक्शन को मानने की जगह हम दो कंपोनेंट मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि इसका एक एन वाई कंपोनेंट है, एक एन एक्स कंपोनेंट है। व्हाट आर दिस? दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द एक्सल एंड द पुली। ठीक है, तो ये एफबीडी पूरा हो गया। सर आपने वेट तो बनाया ही नहीं। अरे भाई वेट क्यों, डिस्क को मासलेस बताया था मैंने। और तो सर वो 10 kg और एन का वेट वो तो लगना चाहिए। वो क्यों लगना चाहिए? वो तो उन ब्लॉक्स के ऊपर लगेगा। एफबीडी बनाने के नियम याद करो, 10 kg पर नहीं लगेगा। 10 kg का जो जो वेट है वो तब लगेगा जब मैं 10 kg का एफबीडी बनाऊंगा, जो कि मैंने फिलहाल नहीं बनाया। ठीक है, अभी बनाएंगे। तो ये एफबीडी हो गया। अब मैंने कहा कि भाई टॉर्क अबाउट द एक्सिस शुड बी जीरो। इक्वेशन वन देखो या की आइडिया वन देखो, टॉर्क अबाउट द एक्सिस शुड बी जीरो। तो जब मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जाऊंगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एनएक्स का टॉर्क कितना होगा? ठीक है, नोटिस करो कि एनएक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से इंटरसेक्ट कर गया है। तो एनएक्स का टॉर्क जीरो होगा। लाइकवाइज एनवाई का टॉर्क जीरो होगा। T1 का टॉर्क होगा T1 इंटू टू आर। ठीक है, T1 इंटू टू आर विच वुड बी क्लॉकवाइज। नोटिस करो T1 की डायरेक्शन जो है वो डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी, और T2 का जो होगा वो T2 इंटू आर होगा। ठीक है, लेट से हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया था, तो T1 का क्लॉकवाइज आ रहा था इसलिए पॉजिटिव ले लिया, T2 का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था इसलिए नेगेटिव ले लिया। ठीक है, सो दिस वुड बी जीरो, सो दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब T1 T2 क्या करें, तो अब तुम नोटिस करो बच्चों, ये थोड़ा सिंपल है, यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं 10 kg का एफबीडी बनाता तो मैं ऊपर T1 बनाता और नीचे 10 इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन बनाता, और फिर मैं कहता कि 10 kg रेस्ट पे है, तो T1 की वैल्यू 100 होनी चाहिए। लाइक वाइज T2 की वैल्यू mg होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम T1 की जगह लिख देते हैं 100। सो 100 इंटू 2, आर को कॉमन निकाल के काट दो। और T2 कितना है? T2 है m इंटू 10। तो यहां से m की वैल्यू आ गई 20 kg। तो 20 kg का मास अगर हम हैंग कर देंगे तो ये सिस्टम जो है ये रेस्ट पे रहेगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, हमने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हमने। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में सपोज हमने एक यूनिफॉर्म रॉड ली जिसका मास m था, जिसकी लेंथ l थी, और इसको हमने दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से
सीलिंग से टांग दिया है। ठीक है, सीलिंग से टांग दिया है। चलो अब अगर मैं इसी सिचुएशन में तुम लोगों से पूछता हूं कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर तुम्हें टेंशन इक्वल अज्यूम लग रही है या अनइक्वल लग रही है, तो आई बिलीव यू विल आंसर कि इक्वल है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, सो एवरीथिंग इज सिमेट्रिक, वट एवर इज हैपनिंग इन द लेफ्ट हाफ आइडेंटिकल सिचुएशन इज देयर इन द राइट हाफ। ठीक है, तो टेंशन भी इक्वल होनी चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अभी तो टेंशन दोनों में इक्वल है, और वो इक्वल वैल्यू रॉड के वेट का आधा है, दैट इज mg/2। ठीक है, अब हमने क्या करा, ठीक है, हमने एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का एक्स डिस्टेंस पे, ये रॉड का डिस्टेंस एल मान लो। अब हमने इस मास को क्योंकि असिमेट्रिकली रखा है, ठीक है, तो इस मास को क्योंकि हमने असिमेट्रिकली रखा है, तो अब जो है टेंशन्स अलग अलग हो जाएगी। जैसे इसको मान लो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, अब टेंशन्स अलग हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा कि भाई फाइंड T1 एंड T2। ठीक है, फाइंड T1 एंड T2, तो अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो की आइडियाज क्या है हमारे। ठीक है, इसमें की आइडियाज क्या है हमारे। तो फर्स्ट की आइडिया हमारा ये है दैट सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, सिस्टम इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो एंड नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, सर ये नेट फोर्स वाली बात आपने अभी क्यों यूज करी, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसी कोई कहानी बोली नहीं थी नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि नेट फोर्स जीरो करके मैं एन वाई और एन एक्स की वैल्यू निकाल सकता था, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, इसलिए मैंने निकाली नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क पूरी रेस्ट पे है, तो डिस्क पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, देयरफॉर एन वाई की वैल्यू T1 प्लस T2 होनी चाहिए, और एन एक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन एक्स के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है। तो मैंने देखो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो हमसे किसी ने पूछी नहीं थी, इसलिए मैंने बात नहीं करी। तो अभी एफ नेट, तो कहने का मतलब मैं इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूँ। चलो मैं एफ नेट इक्वल टू जीरो यूज करता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। तो अगर मैं पूरे सिस्टम के एफबीडी के बारे में सोचूं, सिस्टम का मतलब मैं रॉड को भी सोच रहा हूँ। ठीक है, जैसे रॉड के ऊपर T1 लग गया, इधर T2 लग गया, मैं पूरे सिस्टम को इनकम्पास करूंगा, तो दोनों थ्रेड्स काटनी पड़ेगी। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में स्मॉल mg आ जाएगा, कैपिटल mg आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg। ये इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब मैं अगर नेट टॉर्क को जीरो करूं, तो नेट टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट जीरो करे भाई, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो कह दो कि मैं इस एंड के अबाउट, इसको ए का नाम दे देते हैं, ए के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे, या तुम कहो तो चूज कर लो कि मैं बी के अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा, या तुम चाहो तो मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दो, या तुम चाहो तो कोई और पॉइंट चूज करना, किसी और के अबाउट कर दो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, मैं तुम्हें टॉर्क अबाउट ए को जीरो करके दिखाता हूँ। तो टॉर्क अबाउट ए जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा, नोटिस करो T1 का टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि T1 खुद ए से पास कर रहा है, T1 का टॉर्क जीरो। लेट्स डू वन मोर थिंग, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इस स्मॉल mg का टॉर्क ए के अबाउट mg जो फोर्स है जहां पे लग रहा है, वो ऐसे घुमा देगा। अगर ए के अबाउट रोटेशन होनी है, तो डाउनवर्ड डोर्स क्लॉकवाइज घुमा देगा। ठीक है, और ये टॉर्क का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे mgx, ये हो गई। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल mg का हम लोग लिख देंगे कैपिटल mg इंटू L/2। ठीक है, और ये T2 जो है ये उल्टा घुमाएगा, तो हम लिखेंगे -T2L इक्वल टू जीरो। तो अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन्स है। अननोन्स कौन कौन से हैं, T1 और T2, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर मान लो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हमें चीजें रोटेट करती हुई नजर आएंगी, और उस केस में क्या होगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। जब चीजें रोटेट करते हुए नजर आएंगी, तो फिर चीजों में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। I hope you enjoyed this session. You will find an assignment in the description of this session. You should attempt that assignment. Take care, everyone. Bye bye. I'll see you next week.